Hello everyone, welcome you all Innovate Mentor. So today we are going to study our second phytohormone, that is gibberellins. So if you have not seen the last video, so first go and watch because I have completed the first phytohormones, that is auxin, which is important as well as important topic also. So today we are going to talk about our second phytohormones, that is gibberellin and gibberellin introduction part. Okay, so gibberellin are plant hormone that regulate the various developmental process including stem elongation, germination, dormancy, flowering, फ्लावर डेवलपमेंट एंड लीफ एंड फ्रूट सेनेसेंस. तो आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे कि जिब्रेलिन भी हमारे पास क्या है, एक प्लांट हार्मोन है जो बहुत सारे क्या करता है, डेवलपमेंटल प्रोसेस को रेगुलेट करने का काम करता है, जैसे स्टेम एलोंगेशन एंड जर्मिनेशन. ये दोनों इसके क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि क्या करता है, ये वर्क करता है, ठीक है, रेगुलेट करने का. और भी इसके साथ साथ ये बहुत सारी चीजों को करता है, जैसे डॉर्मेंसी, फ्लावरिंग, फ्लावर डेवलपमेंट एंड लीफ एंड फ्रूट सेनेसेंस. ठीक है, चलिए अगर हम बात करें तो हम क्या करते हैं, जिब्रेलिन को दो क्लासेस में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है. एक हमारे पास और इनके कार्बन्स के बेसिस पे डिवाइड किया गया है. एक हमारे पास जिब्रेलिन की जो क्लास होती है वो 19 कार्बन की होती है, दूसरी जो हमारे पास जिब्रेलिन की क्लास होती है वो 20 कार्बन की होती है. लेकिन हम बात करेंगे क्योंकि हम लोग जो पढ़ते हैं जिब्रेलिन वो 19 कार्बन जिब्रेलिन पढ़ते हैं, क्योंकि जिब्रेलिन जो होता है 19 कार्बन के जो जिब्रेलिन होते हैं वो एक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं, वो एक्टिव फॉर्म होता है जिब्रेलिन का, इसलिए हम 19 कार्बन जिब्रेलिन पढ़ते हैं. ठीक है, जिब्रेलिन आर वन ऑफ द लार्जेस्ट नोन क्लास ऑफ द प्लांट हार्मोन. हमारे पास हमने देखे थे पूरे हमारे पास 8 प्लांट हार्मोन है, लेकिन उसमें से जो जिब्रेलिन है वो सबसे क्या है, लार्जेस्ट क्लास माना जाता है. ऑल नोन जिब्रेलिन्स आर टेट्रासाइक्लिक एंड डाइटरपेनॉइड एसिड्स दैट आर सिंथेसाइज्ड बाय द टर्पेनॉइड पाथवे इन प्लास्टिड्स. अगर हम देखें तो जितने भी हमारे पास जिब्रेलिन्स हैं कहीं ना कहीं वो टेट्रासाइक्लिक है. टेट्रासाइक्लिक इसलिए क्योंकि वो किसी के डाइटरपेनॉइड एसिड से मिलके बने हैं और ये जिनका जो सिंथेसिस होता है वो टर्पेनॉइड पाथवे के थ्रू होता है. ठीक है, टर्पेनॉइड और होता कहाँ पे ये पाथवे सिंथेसिस प्रोसेस, ये टर्पेनॉइड पाथवे चलती कहाँ पे, प्लास्टिड के अंदर. तो याद रखना है कि जितने भी जिब्रेलिन्स होते हैं वो पहली बात तो टेट्रासाइक्लिक होते हैं. टेट्रासाइक्लिक होने के बाद इनके पास डाइटरपेनॉइड एसिड्स काम करते हैं, साथ साथ सिंथेसाइज होते हैं डाइटरपेनॉइड पाथवे में, क्योंकि इसका नाम भी एसिड्स के नाम से इसका पाथवे भी लिया गया है. तो टर्पेनॉइड पाथवे में चलती है और चलती कहाँ पे ये प्रोसेस, अगर सिंथेसिस देखा जाए तो इसकी प्लास्टिड के अंदर चलती है. एंड देन मॉडिफाइड इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड साइटोसोल अंटिल देयर इज द बायोलॉजिकल एक्टिव. मतलब कि जब तक ये बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म में नहीं हो जाती तब तक इसको क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आती है, साइटोसोल में आती है, और तब तक ये क्या होती है, बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म में चलते रहते हैं. जिब्रेलिक एसिड इज ए डाइहाइड्रोक्सिलेटेड जिब्रेलिन्स. मतलब क्या है, एक डाइहाइड्रोक्सिलेटेड. अब डाइहाइड्रोक्सिलेटेड का मतलब होता है डाइहाइड्रोक्सिलेशन आल्सो हैज अ ग्रेट इफेक्ट ऑन द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द जिब्रेलिन्स. ये डाइहाइड्रोक्सिलेशन जो होता है वो भी क्या है, कहीं ना कहीं जिब्रेलिन्स का बहुत ज्यादा इफेक्ट क्या होता है, बायोलॉजिकल इफेक्ट देखने को मिलता है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी पर इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा देखने को मिलता है. ठीक है, इन जनरल द मोस्ट बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड्स आर अ hydroxylated gibbelins which press the hydroxyl group on both the carbon 3 and the carbon 13. अगर हम देखेंगे तो बताया गया है कि अगर हम जनरली जो बात करते हैं, मतलब मोस्ट ज्यादातर हमारे जो बायोलॉजिकली एक्टिव जो कंपाउंड्स है किसके, जिब्रेलिन्स के, वो कौन कौन से, जहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है वो कार्बन 3 पर पाया जाता है और कार्बन 13 पर पाया जाता है. यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग देखिएगा कि मतलब कि अभी हम आगे इसके बारे में बात भी करेंगे. तो C30 मतलब कार्बन की 13 पर और कार्बन 3 पे, कार्बन 3 ग्रुप पर OH ग्रुप वहां पर होता है. तो वो क्या होता है, जो ज्यादातर कैसे होते हैं, ज्यादा एक्टिव कंपाउंड्स पाए जाते हैं. ठीक है, चल. In addition to GA1 and GA4, that is bioactive gibberellins है, plants contain many inactive gibberellins which are present as a precursor or a deactivation products of the bioactive gibberellins. तो याद रखना है कि साथ साथ अगर हम देखें तो हमारे पास जिब्रेलिन A और जिब्रेलिन 4J है. GA1 और GA4 जो हमारे पास है वो हमारे पास क्या है, बायोएक्टिव है. कैसा है, बायोएक्टिव जिब्रेलिन्स है. बाकी और हम जिब्रेलिन्स की अगर बात करते हैं तो हमारे पास कैसे होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में भी प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास क्या है, जैसे मान लेते हैं कोई हमारे पास है. अब ऐसा भी हम नहीं कर सकते जिससे हमारे पास GA1 है, जिब्रेलिन जो है वो एक्टिव फॉर्म है, तो वो क्या हो जाए, अगर मान लेते हैं उसके पहले भी हो सकता है कि इनएक्टिव फॉर्म में जिब्रेलिन प्रेजेंट हो और उसके बाद भी इनएक्टिव फॉर्म में जिब्रेलिन प्रेजेंट हो. ऐसा भी केस हमें देखने को मिल सकता है. आते हैं हम लोग दूसरा अपना टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं, वो हम जा रहे हैं बायोएक्टिव एंड द इनएक्टिव गैस के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो जो हमारे पास बायोएक्टिव गैस या है, तो बायोएक्टिव गैस आर GA1, GA3, GA4 एंड GA7. ये हमारे पास बायोएक्टिव गैस है, मतलब बायोएक्टिव जिब्रेलिन्स हैं जो हमारे पास कौन कौन सी है, 1, 3, 4 एंड 7. ठीक है, याद रखना है. द प्रेजेंस ऑफ GA1 इन वेरियस प्लांट स्पीशीज सजेस्ट दैट इट इज अ कॉमन बायोएक्टिव जिब्रेलिन्स. तो ज्यादातर अगर हम देखेंगे तो जितने भी प्लांट ज्यादातर होते हैं उनमें GA1 पाया जाता है, मतलब जिब्रेलिन 1 पाया जाती है, जो कि ज्यादातर कॉमन
देखने को मिला है, ठीक है। हैव इंट्रिंसिक बायोलॉजिकल एक्टिविटी, इसके पास क्या है, इंट्रिंसिक की बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है। द 19 कार्बन फॉर्म्स इन द जनरल द बायोलॉजिकल, अभी हमने बताया था कि जो हम क्योंकि हम 19 कार्बन वाली जिबरेलिन्स का कॉमन है उसी का यूज करते हैं, क्योंकि वो कैसे होती है, एक्टिव फॉर्म में होते हैं। तो वही बात बताई गई है कि जब भी जिबरेलिन्स क्या होगी, बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म में होगी तो सी कार्बन 3 पर और कार्बन 30 पर OH ग्रुप होगा, वहीं से वो क्या होगी, रहेगी, ठीक है। देर आर सर्टेन स्ट्रक्चरल ऑफ जिबरेलिन्स एक्टिविटी, मतलब कि अगर देखा जाए तो कुछ स्ट्रक्चर और हमें देखने को मिलते हैं। अगर हमारे पास क्या है, कार्बन 7 पर भी COOH होता तो भी वहां पे जिबरेलिन जो होता है वो एक्टिव फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है। तो याद रखना है कि अ कार्बोक्सिल ग्रुप एट C7 इज अ फीचर ऑल बायोलॉजिकली एक्टिव जिबरेलिन्स। अगर मतलब हम देखते हैं कि हमारे पास कार्बन 7 पर कोई भी कार्बोक्सिल ग्रुप अगर अटैच है तो वहां पर भी हम इस चीज को मानते हैं कि हमारे पास वो जो जिबरेलिन्स होगी वो भी कैसे होगी, बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होगी, ठीक है। One of the most striking effects in the biologically active gibberellins achieved through the role of the promoting cell elongation। जो सबसे ज्यादा अगर कहीं न कहीं जिबरेलिन्स की बात आएगी तो सबसे पहला जो हमें टिक करना है आंसर में, वो सबसे ज्यादा जो याद रखने वाली बात है वो प्रमोटिंग सेल elongation। मतलब कि अगर हमसे कोई पूछ ले, 2 वर्ड आएंगे, सेल elongation एंड सेल डिवीजन। याद रखिएगा कि प्रमोटिंग सेल elongation को क्या करती है, प्रमोट करती है, ना कि सेल डिवीजन को। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इज द इंडक्शन ऑफ द इंटरनोड elongation इन द डॉग। जैसे कोई प्लांट क्या है, छोटा है, ठीक है, डॉग सीडलिंग्स है, उसके अंदर इंटरनोड की इलॉन्गेशन के लिए कौन हेल्प करता है, हमारा जिबरेलिन्स ही हेल्प करता है, और हमारी कोई भी फाइटोहार्मोन्स हेल्प नहीं करते। तो प्रमोटिंग सेल इलॉन्गेशन स्पेशली याद रखना है जिबरेलिन्स के केस में, ठीक। ये हमारे इंट्रोडक्टरी पार्ट थे कहीं ना कहीं। अब हम बात करते हैं अपने डिस्कवरी पार्ट की, बात करेंगे कि हमारे जो जिबरेलिन्स की तो वो डिस्कवरी कौन थी। फर्स्ट अगर देखा जाए तो 1926 में अगर किसी ने डिस्कवर किया तो वो कुरोसावा थे। कुरोसावा जापान में पहली बार क्या है तो उन्होंने डिस्कवरी की थी, किसकी, जिबरेलिन्स की थी। ड्यूरिंग स्टडीज ऑन द फंडामेंटल डिसीजेज ऑफ राइस, मतलब कि वो किसकी पढ़ाई कर रहे थे, डिसीज, मतलब कि राइस के फंगल डिसीजेस थे, किस पे, राइस पर फंगल डिसीजेस की स्टडी कर रहे थे। तो उन्होंने उसको क्या नाम दिया था, फूलिश सीडलिंग दिए थे, जिसको हम बेकने भी कहते हैं, बेकने भी कहते हैं आजकल। ही वॉज इन्वेस्टिगेटिंग द मैकेनिज्म बाय विच द फंगल पैथोजेंस नाउ रीनेम्ड, दैट इज फ्यूरिजियम फ्यूरिजोकाई फ्यूजिकोराई लेट द फुलिश सीडलिंग्स डिजीज इन द राइस प्लांट। तो मतलब कि फ्यूजियम, तो इसका नाम पहले इन्वेस्टिगेट करे थे, एक मैकेनिज्म जाके क्या होता है वो फंगल पैथोजन को जिबरेलिन से क्या कर सके, उस राइस प्लांट से हटा सके। फिर उन्होंने उसका रीनेम किया फ्यूजिरम और फ्यूजिरोकाई। लेट द फुलिश, उसको फुलिश सीडलिंग कहा जाता है, इन द राइस प्लांट में हमें ज्यादातर देखने को मिलती है। He found the abnormal tall growth by the fungi was due to the compound producing Gibberella फ्यूजिक्यूराई। तो उन्होंने मतलब देखा कि एक प्लांट के एक अबनॉर्मल टॉलिंग ग्रोथ हो रही थी, और वो ग्रोथ कैसी, टॉल ग्रोथ हो रही थी, अबनॉर्मल तरीके से हो रही थी, जहां पर उन्होंने देखा कि फंजाई वाज ड्यू टू दी, वो जो फंजाई का प्रोडक्शन हो रहा था वो एक कंपाउंड था जो कि प्रोडक्शन कहां से, जिब्रेला फ्यूजिक्यूराई से हो रहा था, ठीक है। लेट द कंपाउंड एंड वाज आइसोलेटेड एंड रीनेम्ड द जिब्रेलिन। उसके बाद उसी जिब्रेला फ्यूजिक्यूराई को क्या किया गया, उसको आइसोलेट किया गया और उसका फिर से नाम दिया गया, जिब्रेला नाम दिया गया, जिब्रेलिन नाम दिया गया उसका। और ये नाम जो दिया गया जिब्रेलिन, ये किसके द्वारा दिया गया, तो युबुता एंड सुमिकी के द्वारा दिया गया था। क्योंकि पहला जो हम डिस्कवरी की बात करते, ये सारे जिब्रेला फ्यूजिक्यूराई ये सब किसकी वजह से नाम दिए गए थे, कुरोसावा की वजह से दिए गए थे ये सारे नाम। लेकिन लास्ट में जब मतलब कि उसको आइसोलेट किया गया कंपाउंड को, जो नाम जिब्रेलिन किसी ने दिया वो दिया याबुता एंड सुमुकी के द्वारा दिया गया था। करेंटली देयर आर 136 जिब्रेलिन्स आर आइडेंटिफाइड फ्रॉम प्लांट्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया। अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास अभी देखा जाए तो टोटल जो हमारे पास जिब्रेलिन्स की क्लासेस है, मतलब आइडेंटिफाइड जितने जिब्रेलिन्स के बारे में हम जानते हैं वो हमारे पास टोटल कितनी है, हमारे पास कम से कम कितनी है, 136 जिब्रेलिन्स हमारे पास क्या है, प्रेजेंट है आज के केस में। अगर हम आज के फॉर्म में देखें, आज के जनरेशन में देखें तो अभी हमको कितनी मतलब, अब वो प्लांट के केस में भी हो सकती है, फंजाई के भी केस में हो सकती है, बैक्टीरिया के भी केस में हो सकती है, किसी भी केस में। लेकिन टोटल हमारे पास अगर जिब्रेलिन्स की हम बात करते हैं तो हमारे पास टोटल कितनी है, हमारे पास 136 जिब्रेलिन्स है, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, मतलब कि ईल्ड क्या काम करती थी, ये जो फुलिश सीडलिंग थी इसका काम क्या था, रिड्यूस ईल्ड एंड द लीड्स टू लॉजिंग। मतलब कि क्या करती, ईल्डिंग को पूरी तरीके से रिड्यूस कर रही थी, एंड लीड्स टू लॉजिंग, मतलब कि लॉजिंग कराने का काम कर रही थी, ठीक है। दूसरा एफ फ्यूजिक्यूराई मोस्ट अबंडेंट विच इज द GA3 ऑल्सो कॉल्ड द जिब्रेलिक एसिड। मतलब कि ये देखने को मिला कि ये जो एफ फ्यूजिक्यूराई है, ये सबसे ज्यादा किस
जिब्रेलिन्स में पाए जाते हैं। जैसे हम जिब्रेलिन्स के नाम पढ़े थे ना, GA1, GA4, GA3, GA7, मतलब ऐसे पढ़े, तो सबसे ज्यादा GA3 के अंदर देखने को मिला। मतलब कि ये जो अबंडेंट मात्रा में जो कंपाउंड रिलीज हो रहा था फंजाई, तो ये किसके अंदर, GA3 के अंदर थे, जिब्रेलिन 3 का, जिसको हम क्या नाम देते हैं, जिब्रेलिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है। द फर्स्ट प्लांट जिब्रेलिन टू बी आइडेंटिफाइड GA1 इन द रनर बीन सीड्स। अगर हम सबसे पहले बात करें कि जिब्रेलिन को किस प्लांट के अंदर सबसे पहली बार देखा गया था या आइडेंटिफाइड किया गया था, तो वो कौन सा प्लांट हमारे पास, रनर बीन सीड्स के में हम क्या कहते हैं, सबसे पहले जिब्रेलिन को क्या किए थे, आइडेंटिफाइड किए थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो हमारा टॉपिक था इंट्रोडक्शन पार्ट, और दूसरा हमारा पार्ट था डिस्कवरी पार्ट। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, इसके सिंथेसिस और सिग्नलिंग की बात करेंगे। सो टुडे we have discussed all the introduction and discovery part of the gibberellins. So I hope I have made you understand each and every concept of gibberellins. So hope this